जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल स्मूथ वे में चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे एग्ज़ाम क्लियर किसका होता है। ओके, एंड अपना पूरा सिलेबस देखेंगे और कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है ये देखेंगे। समझ रहे हैं ना, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है ये देखेंगे। और क्या देखना है कि एग्ज़ाम क्लियर होता किसका है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम क्लियर होता किसका है। ओके, फिर हम अपना सिलेबस देखेंगे। तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम क्लियर होता किसका है। आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम सिलेबस भी देखेंगे और ये देखेंगे एग्ज़ाम क्लियर होता किसका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसका क्लियर होता है, उसके बाद फिर अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब एग्ज़ाम क्लियर होता किसका है। तो सबसे पहले भाई आप लोग ये समझ जाइए, जिसका भी एग्ज़ाम क्लियर होता है ना वो रेगुलर होता है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है और वो कभी भी अपने साथ चीट नहीं करता है, अपने साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला फर्स्ट थिंग्स क्या होता है उसके लिए, किसके लिए, जिसका एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके लिए फर्स्ट थिंग्स ये होता है कि कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 90 डेज। ठीक ना, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एटलीस्ट 90 डेज, तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। समझ रहे हैं, नहीं तो आप ये सोचिएगा कि हम 10 डेज पढ़ लेंगे और फिर 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इस तरह से 5 साल 10 साल पढ़ते रहिए, नहीं होने वाला है। सिर्फ आपके साथ ये होगा कि हाँ भाई कोई चीज़ का तैयारी कर रहा है, तो रियलिटी आपको पता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि डेली टारगेट होता है उसके पास, डेली टारगेट, डेली टारगेट होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, समझ रहे हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो उसके बाद थर्ड थिंग्स क्या होता है, तीसरा चीज़ उसके पास, कि वो उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, उसका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। बेसिक बोले तो क्या, स्ट्रॉन्ग। ओके, उसके बाद वो रिस्क लेना जानता है। जैसे कि मान लीजिए वो एग्ज़ाम देने गया, तो वो इतना चीज़ पढ़ के गया है कि वो रिस्क लेना जान गया है कि कौन सा क्वेश्चन में रिस्क लेना है और कौन सा क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है। समझ रहे हैं ना, तो वो रिस्क टेकिंग भी जानता है, रिस्क टेकिंग। जैसे कि स्टेटमेंट वाला आ जाता है तो आप लोग कभी कभी छोड़ के चले आते होंगे, लेकिन वही बंदा कर के आता है, तो वो रिस्क लेके आता है। जैसे कि मान लीजिए वो 4 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन वो, उसको पता है कि 2 ऑप्शन नहीं होगा, और 2 ऑप्शन में वो सोच रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो भाई क्या करेगा, वो वहाँ पे रिस्क लेगा कि हाँ ये दोनों में से ये होगा, तो चलो हम ये लगा के आते हैं, तो वो लगा के आ जाता है। तो ये होता है रिस्क टेकिंग। उसके बाद वो उसके पास सेल्फ बिलीफ होता है, मतलब उसके पास खुद के लिए विश्वास होता है, सेल्फ बिलीफ, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होता है, सेल्फ बिलीफ। आप लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि काम देगा। आप जो भी है आपका मेन नोटबुक है नोट्स का, उसमें आप लिख लीजिए। ओके, उसके बाद वो फेलियर से डरता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आज मान लीजिए कि आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। ओके, और बहुत सारा लोगों का हुआ और बहुत सारा लोगों का नहीं हुआ। तो बहुत सारा लोग अब क्या करेगा, जैसे कि फेल हो गया तो वो सोचेगा नहीं अब नहीं होगा हमसे। तो भाई यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सबसे पहले उठना है और खुद को क्या करना है, ये बिलीफ दिलाना है कि हाँ भाई चलो इसमें तो कुछ अच्छी तैयारी हुई है, और हम ये जो नेक्स्ट वाला दरोगा है इसमें क्या करेंगे, सारा कुछ हम फोड़ देंगे। ओके, तो उसको फेलियर भी आना चाहिए, फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि एक फेलियर से वो डर गया, क्योंकि जो सक्सेस होता है ना भाई, वो कई फेलियर झेल चुका होता है। तो सबसे पहले फेलियर भी समझ आइए। ओके, उसके बाद आप ये भी जानिए, और उसका मल्टीपल एग्जाम क्लियर होता है। मल्टीपल एग्जाम क्लियर किस लिए होता है, क्योंकि 80 से 85% सिलेबस इज सेम ऑफ
तो हम ये बोलना चाह रहे हैं भाई, इंग्लिश छोड़िए, कि 80 से 85% सिलेबस हर एग्ज़ाम का सेम होता है, वहाँ की चेंज होता है 15%। जैसे कि मान लीजिए कि आप बैंकिंग कीजिए तो वहाँ पे 15% चेंज ये होगा कि वहाँ पे रीजनिंग कुछ अलग टाइप का पूछता है, ओके। या फिर मान लीजिए कि कोई स्टेट एग्जाम दीजिए, स्टेट पीसीएस या कुछ भी दीजिए, या फिर स्टेट दरोगा, तो वहाँ पे हिंदी पूछ लेगा, तो ये हिंदी ऐड हो रहा है, तो यही 15% अलग हो रहा है, समझ गए ना। और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो इतना के बाद भी ये होना चाहिए कि प्रेशर भी रहता है, प्रेशर रहेगा आपके पास, डर लगेगा, उसके बाद सेल्फ डाउट आएगा। पर जब रिजल्ट आता है ना भाई, तो फिर उस टाइम ये लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ, मतलब जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर उस टाइम बहुत बहुत सुकून मिलता है, समझ रहे ना। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रेशर भी रहेगा आपके पास, डर भी रहेगा, उसके बाद डाउट भी आएगा कि होगा या नहीं होगा, लेकिन जब भाई रिजल्ट आता है तो उस दिन फिर खुशी का माहौल होता है, ओके। तो इतना चीज़ अगर आपको मेंटेन करना है तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप 10 से 12 साल भी मेहनत करते रहिए, रगड़ते रहिए, नहीं होने वाला है, समझ रहे ना। तो आई होप ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे। और अभी से भाई 3 महीना टाइम है, क्योंकि मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि जो हमारा दरोगा है वो दिसंबर तक ले लेगा एग्ज़ाम, ओके। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए, मेहनत करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर मेहनत करना जान गए तो फिर कोई भी एग्ज़ाम को आप क्या कर सकते हैं, इसको फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते, तो सबसे पहले ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, एटलीस्ट 90 दिन, मतलब 90 दिन आपको रेगुलर रहना है, ये नहीं कि छोड़ के भाग जाना है कि 5 दिन पढ़े, 5 दिन उधर हम नानी के घर चले गए, मौसी के शादी में, इधर उधर करना नहीं है भाई, ओके। उसके बाद सबसे पहले आप और ये जान लीजिए कि लोग ना, मतलब आज 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे अब कल पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर थोड़ा मोड़ा पढ़िएगा तो क्या होगा, सिलेक्शन का वर्थ भी हो जाएगी। जैसे कि थोड़ा मोड़ा आप पढ़िएगा तो लोग क्या समझेंगे कि हाँ भाई पढ़ रहा है, एग्जाम का तैयारी कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता है आपको क्या होने वाला है, रिजल्ट नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं ना, रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इस तरह से पढ़िए कि मतलब इतना ज़्यादा मेहनत कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोरदार मेहनत करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी रैंक भी आ जाएगी। अगर आप कम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन की गिनती भी हो जाएगी कि हाँ ये भाई पढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप 6 महीना अगर कंसिस्टेंसी होकर पढ़ लेते हैं तो फिर क्या होता है, हो सकता है कि आपके पास रैंक भी आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, रैंक भी मिल सकता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी 90 डेज रखना है, और डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट मतलब क्या, कि मान लीजिए कि आज लेके बैठिए फिजिक्स हमको क्लियर करना है, तो फिजिक्स 2 दिन का टारगेट लीजिए, और एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलिए कि हाँ 2 से 3 दिन में हम फिजिक्स क्लियर करेंगे। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, मान लीजिए कि साइंस उठाए तो साइंस को बेसिक क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या, मान लीजिए बायोलॉजी उठाइए या फिर कोई अदर सब्जेक्ट उठाइए, तो ये टारगेट होना चाहिए कि हम 2 से 3 दिन में इसको क्लियर कर लेंगे, बायो या फिर फिजिक्स जो भी उठाएं 2 से 3 दिन में क्लियर कर लेंगे। ये नहीं कि मतलब बच्चा जैसा पहले पढ़ते थे ना स्टोरी, कि हाँ क्लास में होता था कि हाँ आज ये स्टोरी खत्म हुआ, कल ये, मतलब महीना चल रहा है, लेकिन भाई अगर इस तरह से महीनों वाला पढ़िएगा ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये टारगेट होता है कि हाँ 2 से 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट को क्या खत्म करना होता है, और हो जाता है खत्म। सिर्फ हम लोग एक्सक्यूजेज देते रहते हैं कि नहीं होगा, पढ़ने वाला पढ़ लेता है, हम बता रहे हैं जो रियलिटी है। लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई इतना कैसे कर लेंगे, होता है भाई, रियलिटी हम देखे हैं, हम खुद किए हैं, तो बता रहे हैं आपको, ओके। तो अपना सब कुछ ये रहा, तो चलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम ये बात की कि एग्ज़ाम क्लियर होता किसका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि लोग क्या करता है कि रिलेशनशिप में चले जाते हैं। मान लीजिए कि लड़का है या लड़के हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो रिलेशनशिप में जाने के बाद होता क्या है कि हाँ बात भी करना है, पढ़ाई भी करना है, मम्मी पापा का कॉल आया वो भी देखना है, उसके बाद और काम भी करना है। उसके बाद अगर बात नहीं होगा तो उसका एक अलग टेंशन। तो वो भाई सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ आप उसको क्वाइट कर सकते हैं, मतलब उसको समझाइए आप पार्टनर को, या फिर आप लड़का है तो आप अपना पार्टनर को समझाइए, लड़की है तो आप भी अपना पार्टनर को समझाइए कि भाई अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ने दो, ओके। फिर मिलते हैं डबल स्टार लगा के दोनों एक जगह पे, समझ रहे हैं ना, तो फिर वो अलग माहौल होगा।
तो आप लोग थोड़ा सा ये समझिए और इन सब चीज़ों से बाहर आइए, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो कि इतना समझाने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि अपना सिलेबस है क्या। तो चलिए वो चलते हैं, है क्या आप। तो ये रहा बिहार पुलिस एसआई सिलेबस। ओके, तो ये है भाई। तो सबसे पहले ये इसका ये ऑर्गेनाइजेशन है कौन, इसको कंडक्ट कौन करवाता है, ये देख लीजिए आप, BPSSC ये कंडक्ट करवाता है। इतना तो बताने का जरूरत है नहीं। पोस्ट का नेम दिया है, कितना वैकेंसी है ये दिया है, और सिलेबस कैटेगरी यहाँ पे हम बात कर लेंगे, और एग्जाम लेवल स्टेट लेवल है, ठीक ना। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है। 0.2 का नेगेटिव होता है, ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा ये सोच लेता है कि इसमें नेगेटिव है ही नहीं, और वो सारा अटेम्प्ट करके आता है। समझ गए ना। तो 0.2 का नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं, अब अपना सिलेबस है क्या, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, हम सबसे पहले इसमें होता है प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद अपना फिजिकल होता है। ओके, फिर अपना डीबी वगैरह होता है। तो चलिए अभी तो हम एग्जाम पे फोकस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल। तो सबसे पहले एग्जाम पे ही फोकस करेंगे। तो ये रहा अपना प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में होता क्या है, जनरल नॉलेज और अपना करंट अफेयर्स आते हैं, जो कि हम करंट अफेयर्स का सीरीज अभी चला रहे हैं, ठीक ना। और ये अपना करंट अफेयर का सीरीज जो है, इसका मोटिव क्या है कि हम जो सीए का सीरीज कर रहे हैं वो है, इस सीरीज का मोटिव है कि मतलब एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। ओके, क्योंकि प्रीलिम्स में ना हमारा 13 से कितना 13 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में सीए का, इसलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और आप अगर ये सीरीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो अगर नहीं करें तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं डेली का, क्योंकि छोटा सा वीडियो होता है, ये एटलीस्ट हमको लगता है 15 से 18 मिनट का वीडियो होता है, और बहुत ही अच्छा कंसाइज वे में हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और अच्छा लेवल होता है वहाँ पे। इससे ज़्यादा लेवल नहीं हो पाएगा इसका, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपना जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 200 मार्क्स का होता है, और ये 2 आवर्स की होती है। ओके, अब फिर बात कर लेते हैं मेंस का। मेंस में क्या होता है, इसमें 2 पेपर देना होता है। एक होता है जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज। ओके, अब जनरल हिंदी में कितना कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, जो कि 200 मार्क्स का होगा, और ये भी इसका भी टाइम 2 आवर्स का ड्यूरेशन है। ओके, अब है जनरल स्टडीज, ये भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद 200 मार्क्स का होगा, और 2 आवर्स का एग्जाम होगा, जो कि टोटल कितना आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया, 400 मार्क्स का और 200 क्वेश्चन का। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो इतना तो हो गया, आप इसे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हाँ लिख लीजिए अपना, अगर कोई नोट्स वगैरह है तो उसके आगे में लिख लीजिए, पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, तो एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है, वो तो बात की हम, एग्ज़ाम क्लियर होता कैसे है, किसका होता है। तो अब ये देखना है कि एग्ज़ाम क्लियर करना कैसे है। तो यहाँ पे हम मेंस का क्या विषयवार रखें हैं, यहाँ पे प्रीलिम्स का हम इसलिए ऐड नहीं किए कि लोग क्या करता है, प्रीलिम्स देख के पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स देख के पढ़ रहे हैं, फिर मेंस आएगा, तो फिर मेंस में क्या करता है, मेंस के लिए अलग बैच लेगा, मेंस के लिए अलग से पढ़ना होगा, ऐसा नहीं भाई। तो हम इसलिए मेंस रखें कि मेंस को देख के पढ़ाई करो, वो खुद में खुद प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। ओके, तो हम ये वाला कहाँ से लाएं, कि जो अपना एसआई एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, जो कि 1275 पोस्ट था, समझ रहे ना। तो वही हम सारा क्वेश्चन एनालिसिस करके ये देखें कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम साइंस का बात करते हैं। तो साइंस 17 क्वेश्चन आया था, समझ रहे ना। साइंस से 17 क्वेश्चन पूछा गया था, इतिहास से 14 क्वेश्चन, इतिहास से 14, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस मतलब विविध वगैरह, ठीक ना। उसके बाद बिहार, बिहार से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 2, सोशोलॉजी से 2, रीजनिंग से 24 था, और मैथ से 4 था। तो अब हम ये देखेंगे कि क्लियर कैसे होगा अपना। तो सबसे पहले ये समझिए, साइंस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, 17 क्वेश्चन आ रहे हैं।
और साइंस पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले साइंस पे फोकस करेंगे, साइंस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे और साइंस नहीं पढ़ेंगे। तो भाई आप यहीं से अपना रास्ता क्लियर कर लिए कि मेरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और साइंस में पकड़ बना लीजिए। ओके, और ये हो जाता है क्वेश्चन साइंस में, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो 17 में आप 15-16 कर लेंगे, आराम से ईजिली कर लेंगे। तो अपना सबसे पहले कोर सब्जेक्ट कौन सा है जिसके ऊपर विशेष ध्यान देना है? साइंस पे देना है, इतिहास पे देना है, पॉलिटी और जियोग्राफी और करंट अफेयर्स, ठीक ना। करंट अफेयर्स 8 पूछा गया था मेंस में, लेकिन इसका वेटेज रहता है क्या पता है, अपना 8 से 12 क्वेश्चन, 8 से 12 क्वेश्चन रहता है। तो ये अपना 8 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, ठीक ना। तो इसलिए हम करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं, प्रीलिम्स में 15 और मेंस में 8 से 12 क्वेश्चन। तो अच्छा खासा वेटेज है इसका। तो ये सब्जेक्ट हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स। बाकी आप बिहार बिहार करते रहते हैं ना कि बिहार स्पेशल पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है। देखिए भाई 3 क्वेश्चन पूछा है, तो आप वो ना पढ़िए मतलब जिससे एग्जाम क्लियर होने वाला है, नहीं होने वाला है इससे भाई। अगर आप ये 3 क्वेश्चन छोड़ के 3 क्वेश्चन मान लीजिए कर लिए और इकोनॉमिक्स 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो कहाँ से क्लियर होगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ना होता है, तभी एग्जाम क्लियर होता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि फिजिक्स से 6 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद हिस्ट्री में देख लीजिए वही है। उसके बाद बाकी तो इधर सब कुछ बात कर ही लिए। तो अपना ये रहा, समझ गए ना। तो आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप पहले ये समझ लीजिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप बैठिए आराम से और ये कीजिए कि अपना एक मंथ नहीं, आप 1 वीक, 1 सप्ताह का क्या कीजिए, रिव्यू कीजिए कि हम पिछले 1 सप्ताह में क्या पढ़े हैं। जो भी पढ़ें, अगर ऐसा कब आपको फील हुआ कि हाँ भाई जो भी पढ़ें बहुत अच्छा पढ़ें, तो भाई बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर आप 1 सप्ताह का रिव्यू किए कि हम कितना अवर्स पढ़ें 1 सप्ताह में और हम क्या क्या क्लियर कर पाएँ, क्या क्या मेरा खत्म हुआ, अगर यहाँ से नहीं काम आ जाए तो भाई अब बिल्कुल फिर क्लियर नहीं होने वाला है। ये चीज़ आपको सुधार लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई फिर आप यहीं से बाहर हैं। ओके, और फिर करना क्या है, और हाँ रीजनिंग का क्या करना है, डेली 1 सेट लगाना है, डेली मॉक 1 लगाना है। क्या लगाना है, CGL का, CGL का, फिर से बोल रहे हैं CGL। ओके, SSC CGL, हम इसका बात कर रहे हैं, बिहार का नहीं। तो डेली 1 सेट इसका लगाना है सेक्शनल, तो ही वहाँ रीजनिंग मतलब फुल में फुल कर पाइएगा। और मैथ्स अगर कर पा रहे तो सही है, नहीं तो फिर जब मेंस का डेट आएगा तो हम क्या करेंगे, एक 1 शॉट रीजनिंग का वीडियो लाएंगे और एक 1 शॉट मैथ्स का लाएंगे, जो कि पूरा क्या होगा कवर कर लेंगे हम। 5 से 6 आवर की क्लास होगी मैथ्स का, और ये 3 से 4 घंटे रीजनिंग का, और हम सारा यहाँ पे क्लियर कर देंगे सारा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन ये आप मॉक लगाते रहिए इसका सेक्शनल, डेली रीजनिंग का डेली 1 से 2 सेट लगाना है तो लगाना है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो भाई बिल्कुल ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये रहा था अपना सिलेबस। ओके, तो भाई आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और हाँ थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, आज बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, बहुत सारा लोगों का हुआ, तो भाई उससे पूछो जिसका रिजल्ट आ जाए तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। वही चीज़ हम लिख दिए थे पहले कि क्या सोच रहे हो, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, पढ़ लो यार। जब रिजल्ट वाले PDF में नाम आता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। तो सच में आज वो लोग से पूछना जो कभी रो रहा होगा किसी के लिए या फिर कोई चीज़ के लिए। ओके, और आज उसका PDF में नाम आया तो पूछो भाई उसको क्या फील होता होगा। बहुत सुकून मिलता है, मतलब फैमिली को तो मिलता ही है, लेकिन उसको भी लगता है कि यार कुछ अचीव किए हैं, कुछ अचीवमेंट मिली है, समझ रहे ना। तो भाई आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो वहीं से हम ये थोड़ा सा ये सब लिख के डाल देते हैं कि भाई थोड़ा सा मोटिवेट रहो, तुम लोग मोटिवेटेड रहो। ओके, और आप ये सब PDF कहाँ पा सकते हैं, अपना एक टेलीग्राम चैनल है, छोटू सा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आगे जाके बड़ा होगा, ये मुझे विश्वास है खुद के ऊपर, ठीक ना। तो अपना टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हाँ SI जर्नी, SI जर्नी सब स्मॉल में है, JO
जर्नी। इतना सर्च करने के बाद अगर नहीं आए तो फिर 07 ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा चैनल है ना भाई, तो इसलिए हो सकता है कि नहीं आए। तो 07 सर्च कीजिएगा तो यही वाला अपना लोगो आ जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे सारा PDF जितना हम क्लास करवाते हैं वो सारा PDF अपना टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। ओके, तो चलिए भाई, ये रहा कि एग्ज़ाम क्लियर होता किसका है और अपना सिलेबस है क्या, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और ये आप डेली ज्वाइन कर लीजिए ये करंट अफेयर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि मतलब प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेंस में 8 से 12 क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है CA का अपना। तो भाई आप ये सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। और हम CA की एक सीरीज कर रहे हैं, जो सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज का मोटिव है कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्योंकि प्रीलिम्स में पता है आप लोगों को बताया ही है कि 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं एंड मेंस में 8 से 12 क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है, ठीक ना। तो इस सीरीज में हम क्या सीख रहे हैं कि स्कीपिंग कैसे करें। स्कीपिंग सीख रहे हैं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन करना है, एंड लेंथी क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो सीख रहे हैं। एंड क्या सीख रहे हैं पता है, और ये सीख रहे हैं कि लेंथी क्वेश्चन को डील कैसे करना है, वो तो सीख ही रहे हैं। उसके साथ जिस भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में जिस भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, ओके, तो वो डील कैसे करेंगे वो यहाँ से सारा ये क्लास से हम सारा सीख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे डर नहीं लगने वाला। और यही इस सीरीज़ का मोटिव है। तो आप रेडी रहो नेक्स्ट क्लास के लिए। कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएंगी अपना करंट अफेयर्स का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिए और फैमिली का क्या ख्याल रखिए, ठीक ना। बाय, ध्यान रखिए खुद का।